इक्वेशन हमने कंप्लीट की, फर्स्ट इक्वेशन वो फोर्स के लिए हुई, और सेकंड इक्वेशन फॉर मोमेंटम जो कल हमने कंप्लीट किया था। मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मतलब मास ऑफ सिस्टम एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये मल्टीप्लिकेशन से आपको मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल मिलेगा। सिमिलरली फोर्स के लिखा F इज इक्वल टू MACM, मतलब फोर्स ऑन ए गिवन सिस्टम इज इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम एंड मल्टीप्लिकेशन विद एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन से F होगा। लेकिन जब डायग्राम में तो पता चला कि डिफरेंट दो टाइप के फोर्स होंगे सिस्टम के अंदर। सिंगल पार्टिकल होगा तो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स, क्लियर। लेकिन सिस्टम ऑफ पार्टिकल होगा तो डिफरेंट टू फोर्सेस, फर्स्ट द इंटरनल, सेकंड द एक्सटर्नल। इंटरनल फोर्सेस मतलब फर्स्ट पार्टिकल के ऊपर सेकंड से लगने वाली फोर्स इज F12। सिमिलरली सेकंड पार्टिकल पे फर्स्ट से लगने वाली फोर्स इसको F21। नाउ द एक्सटर्नल फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल इज F1, external force on second particle is F2, okay। F1 F2 दोनों opposite direction में है, सॉरी F1 to F21 दोनों opposite direction में है, लेकिन दोनों की मैग्नीट्यूड क्या होती है, इक्वल होती है। अब जब रिजल्टेंट कैलकुलेट करना है तो आपको ये सभी फोर्सेस सेंटर ऑफ मास पे मतलब ड्रॉ करनी पड़ेगी या कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ओके, मैंने F12 यहाँ ड्रॉ करके दिया, F21 तो यहाँ होगा, क्योंकि सेंटर पे ड्रॉ करेंगे तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। ये यहाँ से ड्रॉ करो, ये इधर आएगा। ओके, फर्स्ट ये फोर्स F1, सिमिलरली F2। अब चेक करो कि दोनों फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट, मतलब इसके रिजल्टेंट 0, क्लियर। तो इसका मतलब किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल के अंदर जो फोर्स लगता है वो फोर्स ओनली एंड ओनली एक्सटर्नली होता है। इसका मतलब MACM is equal to F external। एक्सटर्नल जो फोर्सेस है ये उसकी एडिशन से आपको ये टोटल फोर्स मिलेगा, क्लियर। ये चीज उन लोगों ने 15 नंबर क्वेश्चन में डिस्कस करके दी है, कहा 15 नंबर के अंदर, ओके। 15 नंबर क्वेश्चन में उन लोगों ने बताया डिस्कस द फोर्स एक्टिंग ऑन n पार्टिकल सिस्टम ऑफ n पार्टिकल, जिसके लिए हम लोगों ने कैलकुलेट करके दिया। लेकिन मेन चीज क्या किया कि प्रॉपर फॉर्मूला बनानी है, और प्रॉपर फॉर्मूला के बाद आप ये कंप्लीट कर पाएंगे। और एक चीज और भी है, ये जो फॉर्मूला है MACM इज इक्वल टू F एक्सटर्नल, ओके। इसके लिए थोड़े बहुत पॉइंट्स हम लोगों ने नोट डाउन किए। फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास की मोशन आपको जब कंप्लीट करनी है, सेंटर ऑफ मास की मोशन आपको चेक करनी है, तो इसके लिए इंटरनल फोर्स की कोई जरूरत नहीं। क्यों, ये इक्वल और अपोजिट होते हैं। इसके लिए जो जरूरी है ओनली एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि रिजल्टेंट F एक्सटर्नल इज इक्वल टू F1 प्लस F2, ओके। एक चीज और भी है, कि जो बॉडी आपने अभी कंसीडर की वो सॉलिड होगी या रिजिड होगी। जैसे तो हम रिजिड बॉडी के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये बॉडी रिजिड बॉडी है तो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस चेंज होगी ही नहीं। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास के लिए जो एक्सप्रेशन हम देंगे मोशन का, वही मोशन पूरी बॉडी के लिए भी होगा, वही मोशन पूरी बॉडी के लिए होगा, क्लियर। तो ये भी एक चीज याद रखनी है, इससे नंबर ऑफ पार्टिकल बहुत ज्यादा है लेकिन पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होती। और सपोज रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी, तो आप किसी एक पार्टिकल से पूरी ऑब्जेक्ट के लिए एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, क्लियर। सो सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल के किसी भी मोशन के लिए ये इक्वेशन राइट, MACM इज इक्वल टू F एक्सटर्नल। अब सपोज ऐसा बताया जाए कि सिस्टम पे लगने वाली फोर्स 0 है, इज इक्वल टू 0, तो फोर्स 0 होगा मतलब F इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ACM इक्वल टू 0, और इसका मतलब VCM इज इक्वल टू कांस्टेंट,
वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा तो फोर्स नहीं लगेगा। क्लियर? ये इससे मिलने वाली एमसीक्यू ही है। ओके, तो एक काम करो, 15 और 16 ऐसे दो क्वेश्चन पढ़ो। डिस्कस द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एन पार्टिकल इन अ सिस्टम। ओके, और इससे जो हम लोगों ने दो तीन पॉइंट्स लिखे हैं वो 16 नंबर में दिए। 15 और 16 एक बार प्रॉपरली पढ़ लो। पढ़ लिया बाकी? सर डन। डन सर डन। ये तो कल भी एक्सप्लेन किया था, आज सिर्फ उसको पॉइंट्स पढ़ने थे। एक चीज और याद रखो कि अब तक हमने जब भी पढ़ा था
ऑब्जेक्ट स्टेडी होती है तो इसके सेंटर ऑफ मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के बाद ओके उसकी इनिशियल पोजीशन भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और भी है, इसे 17 18 दिया और प्रिपेयर नहीं करना है, लेकिन उसके एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके उन्होंने क्या बताया कि सपोज किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में रखा, मोशन के वक्त वो ब्लास्ट हो गया, एज पर एग्जाम्पल कि वो फायर क्रिकर्स वाली रॉकेट होती है, वो आपने इसको जलाया, ऊपर की ओर गया, लेकिन बाद में ब्लास्ट हुआ। तो बाद में ब्लास्ट होंगे तो जितने भी एलिमेंट्स बनेंगे सभी एलिमेंट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे कि इसकी इनिशियल मोमेंटम और लास्ट फाइनल मोमेंटम सभी पार्टिकल की इक्वल होनी चाहिए। और रॉकेट की इनिशियल मोमेंटम के और सभी एलिमेंट्स की लास्ट जो मोमेंटम वो इक्वल होना चाहिए, तब सेंटर ऑफ मास जो है वो कांस्टेंट मोशन करेगा। एक और एग्जांपल बता रहा हूं जिससे 2-3 पॉइंट्स में क्लियर होंगे कि सपोज केमिकल बॉम्ब की ब्लास्टिंग होती है, वो स्टेडी है, सपोज ब्लास्ट हुआ तो एलिमेंट जहां जहां तक गए उस पूरे एरिया को कॉर्डन कर दिया जाता है। वो अनइवन शेप वाला एरिया होता है क्योंकि पार्टिकल की मास डिफरेंट होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन डिफरेंट होती है, और वो जितनी जितनी एरिया में गए सभी एरिया को कॉर्डन करो और बाद में वो अनइवन एरिया को आप सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करो। जब अनइवन एरिया की सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट होती है तब उनको पता चलता है कि यहाँ ये केमिकल बॉम्ब स्टेडी था, वो तो ब्लास्ट हो चुका, वहां तो कुछ है ही नहीं। फिर भी वो लोग आपको इनिशियल पोजीशन उसकी क्या थी वो आपको बताएंगे। कैसे? तो अकॉर्डिंग टू सेंटर ऑफ मास, क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शन में जो एलिमेंट्स गए हैं उससे पता चलता है कि इनिशियल पोजीशन ये होनी चाहिए। तो सिमिलरली सपोज मोशन होने वाली ऑब्जेक्ट है, बस या ट्रक या ट्रेन, वहां ब्लास्ट होता है तो भी वो लोग उसी तरह से उसको कैलकुलेट करते हैं। क्यों? बॉम्ब ब्लास्ट हो जाने के बाद भी सेंटर ऑफ मास तो वही रहता है, क्योंकि सभी एलिमेंट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो सेंटर ऑफ मास वही मिलेगा। जब ट्रेन के अंदर बॉम्ब रखा, ब्लास्ट हुआ, ओके, तो इसका मतलब कि ब्लास्ट होने के बाद बॉम्ब नहीं बचता, लेकिन वो मोशन उनकी उसी डायरेक्शन में उतनी वेलोसिटी से रहती है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। ओके, तो उन लोगों ने बताया कि सभी चीज डिपेंड ऑन इनिशियल पोजीशन, और इससे इनडायरेक्टली हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मिलता है। इनडायरेक्टली इससे हमको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली थियरी मिल सकती है। ओके, एक चीज और भी है, कल तो मैंने जो एक्सप्लेन किया था वही चीज लोगों ने 19, 20, 21 सब में वही लिख के दिया है, लेकिन फिर भी एक बार फटाफट इसको एक्सप्लेन कर दे, सारी होना चाहिए। कल मैंने पोजीशन वेक्टर लिखा था आरसीएम इज इक्वल टू m1r1 m2r2 mnrn और mn। लेकिन डिनोमीटर के अंदर जितने पार्टिकल है सबकी मास ऐड करेंगे तो उसको हम कैपिटल M टोटल मास ऑफ गिवन सिस्टम लिख सकते हैं। सो m1r1 m2r2 अपॉन mnrn। ना दोनों साइड हम डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन एक एजम्पशन के साथ कि मास डज नॉट चेंज विद टाइम। सो नाउ m drcm upon dt m1 dr1 upon dt m2 dr2 upon dt and mn drn upon dt. So now mvcm, because the derivative of displacement with respect to time is called the velocity, and m1 into v1 m2 into v2 mn into vn, and therefore mvcm is equal to vector p1, the momentum of first particle, similarly momentum of second particle and n particle, and the addition of p1 plus p2 plus p3 up to pn is called total momentum p. टोटल मोमेंटम p रहेगा। ओके, और ये मैंने जो एक्सप्रेशन दी वो पूरी 1920 दोनों की मिक्सअप, इसको हम क्या लिखेंगे m vcm and that is equal to p।
एम वीसी एम दैट इज इक्वल टू क्या होगा, पी रहेगा। क्लियर? तो इसका मतलब क्या होगा कि मास ऑफ सिस्टम, वेलोसिटी ऑफ सिस्टम ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम, ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन को हम मोमेंटम बताएंगे। ये जो एक्सप्रेशन है दोनों 19 और 20 में हम लोगों ने एक्सप्लेन करके दिया 90 अब उसके बाद जो आगे कंप्लीट करेंगे, ये रिपीट हो चुका है कल, इसलिए इसी इक्वेशन को फिर से डेरिवेट करेंगे सपोज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका मतलब क्या होगा, m dvcm upon dt and that is equal to dp upon dt। क्लियर? तो ये जो रहेगा वो m acm and that is equal to f या m into a is equal to f, ऐसी फॉर्मूला उन लोगों ने दी है। ओके और ये जो फोर्स है एक्सटर्नल, वो पहले एक्सप्लेन कर दिया गया है। ये वाली जो फोर्स है वो फोर्स कौन सी, एफ एक्सटर्नल वाली फोर्स होगी, फोर्स एफ एक्सटर्नल वाली होगी। मतलब इनडायरेक्टली उन लोगों ने बताया कि न्यूटन सेकंड लॉ फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल, न्यूटन सेकंड लॉ फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ऐसे करके 21 नंबर उन लोगों ने दिया। एक बार 19, 20, 21 चेक कर लो, कल भी एक्सप्रेशन मैंने दिया था, फिर से लिखा के तो पता चल जाए क्या क्या सेपरेटली उन लोगों ने कंप्लीट करके दिया। आगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वाली थियरी आज कंप्लीट करेंगे। पहले कंप्लीट कर दो 19, 20, 21 पूरा एक्सप्रेशन इसमें में आ जाएगा। फटाफट एक बार पढ़ लो, डाउट नहीं ना चाहिए। सेकेंड थिंग कि कल होमवर्क सबमिशन किया तो अगर हम हर रोज आप चेक करो तो 10, 12, 13 इतने ही लोग हैं। कल मैंने स्कूल में चेक किया था, नंबर ऑफ स्टूडेंट की होमवर्क है ही नहीं, मतलब होती ही नहीं। सबमिशन के हिसाब से स्कूल हर रोज रिकॉर्ड रखती है, लेकिन किन लोगों ने होमवर्क किया किन ने नहीं किया। तो ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट होमवर्क नहीं करे तो बाद में इंडिविजुअली सभी पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं कि सर आप साइन करके इतनी बार लिखो, बाद में सबमिट करो। क्लियर? क्योंकि ये वर्क नहीं होगा तो बाद में कोई बेनिफिट नहीं है। कल भी चेक करो 10 to 12 ये 13 से ज्यादा किसी ने होमवर्क सबमिट नहीं किया, तो ये लॉस आपको है। सिलेबस कंटिन्यू है, बाद में लॉस आपको रहेगा। तो आज एक बार रिकॉर्ड चेक करने के बाद सबको मैसेज करेंगे पेरेंट्स को कि आप ऑलवेज साइन करने के बाद चेक करो कि इन लोगों ने सेंड किया कि नहीं किया। रिपोर्ट सेंड करेंगे कि इतने दिन होमवर्क हुआ, इतने दिन नहीं हुआ। ओके, इसलिए प्रॉपर्ली होमवर्क लिख के देना है। और सर कल 6 की थियरी का है ना, कल फ्राइडे? हाँ यस, चैप्टर नंबर 6 आपको लिस्ट मैंने लास्ट टाइम बताई थी ना। चैप्टर 6 थियरी, देन चैप्टर 6 न्यूमेरिकल, और बाद में हमने लास्ट टेस्ट एमसीक्यू 5th चैप्टर के बाद में 6th चैप्टर का एमसीक्यू ऐसे कंप्लीट करेंगे। ओके सर। पहले 19, 20, 21 फटाफट पढ़ लो चलो।
एक चीज याद रखो, सपोज उन लोगों ने पूछा कि सिर्फ और सिर्फ आपको वेलोसिटी की फॉर्मूला डिराइव करनी, तो 19 नंबर वेलोसिटी डिराइव करनी है, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एन पार्टिकल, तो आपको ओनली 19 लिखना है। लेकिन उन लोगों ने आपको मोमेंटम पूछा, आपको 19 20 दोनों लिखने पड़ेंगे, 19 और 20, क्योंकि वहां से उन लोगों ने सर आगे आज एक्सटेंड किए। बोलो। आज के होमवर्क में तो लिखना ही है ना अभी। हाँ वो तो बताऊंगा ना बाद में कौन कौन से क्वेश्चंस लिखने हैं, लेकिन ये तो बता रहा हूँ कि ओनली वेलोसिटी वाली फॉर्मूला तो 19 नंबर क्वेश्चन, लेकिन मोमेंटम पूछा तो 19 एंड 20 दोनों वर्ड्स करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसी फॉर्मूला से आगे उन लोगों ने कंप्लीट किया है। चेक करो आपने कि 19 पे 430 दर्पण में होगा तो 430 पेज पे 19 में वो इक्वेशन नंबर 2 लिखा है, mv इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू mnvn, और बाद में उसी फॉर्मूला से हाँ 20 ये नंबर स्टार्ट हुआ, उसी फॉर्मूला से 20 नंबर स्टार्ट होते, नीचे वो आगे एक्सटेंड कर देना है। वो अकॉर्डिंग टू द लिखना है। हाँ पूरा लिखना पड़ेगा। अब देखो उन लोगों ने जो एक्सप्रेशन दी बाद में बता, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम 5th चैप्टर के अंदर पार्टिकल के लिए कंप्लीट किया था, लेकिन उस दिन एग्जांपल जो दिया था वो रिकॉइल वाला था, कि सपोज आप गन से बुलेट फायर करेंगे, गन और बुलेट इनिशियली स्टडी है, लेकिन जैसे आपने बुलेट फायर की, फायर करने के बाद बुलेट जितनी एक्सेलरेशन सॉरी मोमेंटम से आगे जाएगी, उतना मोमेंटम गन को पीछे की ओर मिलेगा। क्लियर। अब ये ओरिजिनली एग्जांपल पार्टिकल का नहीं है, ये भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल का ही है। क्यों? दो ऑब्जेक्ट है, एक गन और उसके अंदर बुलेट, मतलब दो ऑब्जेक्ट से बनेगा तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल हो जाएगा। और ऐसे कैलकुलेट करो, तीन लोग हैं, तीन ऑब्जेक्ट, एक तो गन, बुलेट और फायर करने वाला पर्सन, उसकी पूरी एक सिस्टम होती है। और इसलिए बताया जाता है कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, क्योंकि फोर्स कौन लगाएगा? पर्सन फोर्स लगाएगा, तो पर्सन तो सिस्टम की पार्टिकल है। एज फॉर एग्जांपल, ये सपोज 4 व्हीलर के अंदर हम जा रहे हैं, गाड़ी में प्रॉब्लम हुआ, बंद हो गई, तो धक्का देना पड़ेगा, तो धक्का देने के लिए हम बाहर निकलते और बाद में गाड़ी को धक्का देंगे, तो इसका मतलब वो जो फोर्स दिया इससे वो आगे जाएगी और हम उसको साइड में कर देंगे। तो वही फोर्स तो गाड़ी में बैठ के भी दे सकते थे, आपने बाहर उतार के फोर्स ऐसे दिया, तो गाड़ी में बैठ के फोर्स नहीं दे सकते थे। वही पर्सन है जो गाड़ी में बैठे, वो बाहर उतरे और फोर्स दिया तो गाड़ी आगे तक जाती है। गाड़ी में बैठे बैठे फोर्स दिया होता तो क्या होता? गाड़ी में बैठ के धक्का दिया होता, चलो आगे निकलो, पॉसिबल है? गाड़ी बंद हो गई, 3 लोग बाहर निकले और धक्का दिया तो गाड़ी साइड पे कर सकते हैं, ओके। लेकिन गाड़ी में बैठ के हम धक्का देंगे तो पॉसिबल है? नहीं, वो आगे नहीं जाएगा। इसलिए नहीं जाता कि अंदर बैठ के आप धक्का देंगे, इसका मतलब वो इंटरनल फोर्स हुआ। जितना धक्का आपने गाड़ी को दिया, गाड़ी उतना धक्का आपको देगी। इंटरनल फोर्स अभी लिखा था F1 to F21 इक्वल एंड ऑपोजिट, इसका मतलब आपको गाड़ी से बाहर जाना पड़ेगा, और बाहर जाने के बाद जो धक्का देंगे वो एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा, और एक्सटर्नल फोर्स का मतलब वो मोशन करेगी, वो मोशन करेगी। और इसलिए बताया कि जो बुलेट फायर की थी उसके अंदर एक तो बुलेट है, गन है और पर्सन है। पर्सन ने जैसे फोर्स लगाया, ओके, सिस्टम पे बाहर से फोर्स नहीं लगा, सिस्टम में 3 चीज है, बुलेट, गन एंड पर्सन। पर्सन ने जैसे फोर्स लगाया, बुलेट आगे की ओर जाएगी, जितनी मोमेंटम से इतना मोमेंटम पीछे की ओर मिलेगा। दो ऑब्जेक्ट मतलब पर्सन और गन दोनों को धक्का से पीछे की ओर लगेगा। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लेकिन वो भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए भी है, लेकिन उन लोगों ने आपको सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल के लिए बताया था। लेकिन आप एक चीज और कर सकते हैं, आज मैंने बताया था कि सपोज कोई केमिकल बॉम्ब ऐसे स्टडी है, और केमिकल बॉम्ब जब स्टडी है तो इसका मतलब इसकी इनिशियल मोमेंटम mv इक्वल टू 0, बिकॉज वेलोसिटी होती है स्टडी है, मतलब v इक्वल टू 0। जब ये केमिकल बॉम्ब अपने आप ब्लास्ट हुआ, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनेंगे, सबके लिए मास m1 m2 m3 up to mn, and the velocity v1 v2 v3 up to vn in different direction, okay। तो हम सबकी मोमेंटम ऐड करेंगे, p1 मतलब m1 v1
प्लस M2V2 MnVn, तो ये आंसर अपने आप 0 होगा। इसलिए 0 होगा कि सभी वेक्टर, ये P1, ये P2, Pn, सभी मोमेंटम की वेक्टर ऐड कर दो, आंसर 0 होगा। इसलिए 0 होगा, इनिशियल मोमेंटम 0 था, इसलिए सभी एलिमेंट्स की जो फाइनल मोमेंटम आप ऐड करेंगे तो वो भी 0 होगी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एक सिंपल चीज याद रखो, इतना बड़ा आगे जाने की जरूरत नहीं है कि केमिकल बॉम्ब है, ब्लास्ट हुआ, सिर्फ 2 टुकड़ों में, 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जब 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो दोनों पार्ट की मोशन किस तरह से होगी, तो म्यूचुअली अपोजिट, एक दूसरे क्या होगा, अपोजिट, क्योंकि इनिशियली स्टेडी था। अब इनिशियली स्टेडी है, 2 पोर्शन बनेंगे। चलो ये m और वेलोसिटी तो लिखेंगे नहीं क्योंकि स्टेडी है, 2 पोर्शन बना, m1 और m2, ये इधर गया, ये इस डायरेक्शन में जाएगा। सपोज दोनों के मास इक्वल है तो दोनों की वेलोसिटी भी इक्वल होगी, दोनों की मास इक्वल है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, इक्वल। सपोज ये m और v, तो ये भी क्या होगा, m और v, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, एडिशन 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियली 0 है। लेकिन और एक चीज कि सपोज m1 is less than m2, so velocity v1 is greater than v2, इसके मास कम है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, इसकी मास ज्यादा है तो इसकी वेलोसिटी कम होगी, और तब जाके अगेन एडिशन क्या हो जाएगा, 0, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और इसलिए बताया गया है, ये तो बराबर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया, टेक्स्ट आपकी टेक्स्ट में जो दिया ना वो डिफरेंट है। उन लोगों ने ऐसा बताया कि रेडियम के ऊपर रेडियो एक्टिव रेडियम के ऊपर सपोज अपने अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड किया तो उसका मतलब वो रेडॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडॉन में, ओके। लेकिन वहां भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से ये होगा, ओके। ऐसा रेडियम जो न्यूक्लियस है वो ब्लास्ट होने के बाद 2 में कन्वर्ट होता है, रेडॉन और अल्फा पार्टिकल। तो रेडियम से 2 चीज बनी, रेडॉन एंड अल्फा पार्टिकल, ओके। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो ब्लास्ट हुआ इंटरनली नहीं हुआ, इंटरनल फोर्स से कभी नहीं होता, जो होगा एक्सटर्नल से होगा, ओके। इंटरनल से होगा, कैसे होगा, ये जब ब्लास्ट होता है, चलो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है वो अपने आप ब्लास्ट होते रहते, रेडियो एक्टिव एलिमेंट को ब्लास्ट किया, रेडॉन और अल्फा पार्टिकल बना, तो कैसे बना, इंटरनल से बना या एक्सटर्नल फोर्स से बना, किस फोर्स से हो सकता है, इंटरनल से होगा, क्योंकि रेडियो एक्टिव मतलब अनस्टेबल है, अनस्टेबल मतलब खुद ब्लास्ट होगा। ये एग्जांपल मैं इसलिए बता रहा हूँ, वो अलग था ये भी अलग है, कि आप रेडियम को ब्लास्ट करेंगे तो रेडॉन और अल्फा पार्टिकल बनेंगे, ये इंटरनल फोर्स से होता है, एक्सटर्नल फोर्स तो बहुत कम काम में आता है, ओके। लेकिन जो ये ब्लास्टिंग होगी तो ये दोनों की मोमेंटम और इसकी मोमेंटम चेक करो, ऑलवेज इक्वल मिलेगा, ऑलवेज क्या होगा, इक्वल रहेगा। उस तरह से ही दोनों ब्लास्ट होंगे, उस तरह से ही वो ब्लास्टिंग होती है। सपोज 3 एलिमेंट हुए तो भी तीनों की एडिशन करो, सपोज ये 2 है लेकिन किसी सब्सटेंस से 3 ऐसे मिले, तीनों की मोमेंटम और ये इक्वल होगी, क्योंकि एक चीज याद रखो, 6th चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, किसी भी टाइप की इक्वलाइजर ऑलवेज 2 चीज कंजर्व करती है, टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम। टोटल एनर्जी और मोमेंटम कभी चेंज नहीं होगी, वो ऑलवेज कंजर्व होंगे, ठीक है। और इसलिए सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन किया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, क्लियर। तो आज ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो ज्यादा हुए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने जो कंप्लीट किए इसमें ज्यादा है, लेकिन आप कौन कौन से याद रखेंगे और किसकी जरूरत है वो आपको क्लियर करना है। सिंगल मैं आपको क्वेश्चंस नंबर अभी बता रहा हूँ जो आपको कौन कौन से क्वेश्चन काम में आएंगे। आज हमने स्टार्ट किया सबसे पहले 15 नंबर, सबसे पहले हमने 15 नंबर कंप्लीट किया और 15 के साथ ही वो 16 वाले 3 पॉइंट्स है, 15 के साथ 16 वाले 3 पॉइंट्स है,
बाद में 17 नहीं लिखना है, 18 भी नहीं लिखना है, 19, 20 और 21 लिखना है, क्योंकि 19 वेलोसिटी, ये दोनों मर्ज करेंगे तो मोमेंटम, और 21 न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए होगा। और बाद में आप डायरेक्टली विथ एग्जांपल एक्सप्लेन कर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, विथ एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे ओनली 23। कौन सा? 23। 22 पढ़ेंगे, 24 भी पढ़ेंगे, लेकिन लिखने की जरूरत है, लिखेंगे तो ओनली और ओनली 23। क्लियर? पहले 23 नंबर एक बार पढ़ लो, चलो 23 नंबर। सॉरी डैड। ओके, अब देखो 22 मैंने इसलिए नहीं बताया आपको लिखने के लिए अभी कि 22 के अंदर सिर्फ और एमसीक्यू के हिसाब से पॉइंट्स याद रखने हैं। अब मैं आपको 22 एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 22 में सबसे पहले लिखा कि dp अपॉन dt इज कॉल्ड f एक्सटर्नल। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है क्या? स्टेटमेंट क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बराबर? तो उन लोगों ने स्टेटमेंट दिया होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अंदर, when the total external force on a system is zero, okay, so momentum remain constant, total force acting on system of particle is equal to zero, okay, dp upon dt equal to f external and f external equal to zero। आप चेक करो कि f external 0 हुआ, इसका मतलब dp upon dt equal to 0 हुआ। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 0, इसका मतलब वो कांस्टेंट होगा। क्या ऐसा लिखते हैं कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 होती है? तो इसका मतलब कि टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल मस्ट बी 0, सो लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, मतलब ये कांस्टेंट होगा। और ये कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ? फोर्स 0 है, फोर्स 0 है मतलब एक्सेलरेशन 0 हो गया। एक्सेलरेशन 0 इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 हुआ, इसका मतलब क्या होगा? वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। आगे मैंने लिखा जब फोर्स 0 होता है तो एक्सेलरेशन 0 और वेलोसिटी रिमेन क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। क्योंकि फोर्स 0 तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, और जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी।
और चेंज इन वेलोसिटी 0। ओके, तो इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, मास mv1 इज इक्वल टू mv2 क्यूब। मोमेंटम चेंज होता ही नहीं, इसका मतलब दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस टाइप की मेथड उन लोगों ने 22 नंबर में लिख के दी है, पता चला। इसलिए आपको सिर्फ आज यही कंप्लीट करना है। बहुत सारे पॉइंट्स है, फोर्स, एक्सेलेरेशन, मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, ये सभी यहाँ हो गया। आज हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल की इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर दी। ओके, कल डॉट प्रोडक्ट फटाफट एक बार रिपीट कर लूंगा मैं, डॉट प्रोडक्ट। ओके, और बाद में रोटेशन मोशन की डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, वो सब एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। क्लियर? हमने ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला टॉपिक चैप्टर नंबर 4 में कंप्लीट किया था, लेकिन फिर भी कल एक बार रिपीट कर लूंगा। ओके, और बाद में आज आगे कंप्लीट करेंगे। ये आज ये कंप्लीट करो। सर एक बार ये वो साइड में लिख दो ना, वो होमवर्क वाला वो बीच में रह गया। 15, 16, 19, 20, 21 और 23। ओके सर, आज इतना ही रखेंगे। कल क्रॉस प्रोडक्ट और बाद में आगे रोटेशन मोशन कंटिन्यू कर लेंगे। कल चैप्टर नंबर 6 की थियरी है, चैप्टर नंबर 6 थियरी। ओके सर। या उसके बाद चैप्टर नंबर 6 न्यूमेरिकल, और उसके बाद चैप्टर नंबर 6 एमसीक्यू। अब तक ये याद रखो। सर 5 के एमसीक्यू भी शायद बाकी है। हाँ, क्यों? 5th के एमसीक्यू तो आपने इस बार इस संडे आएंगे ना? हेलो, हाँ वो संडे में आएंगे, पर वो फ्राइडे वाला आप जो लेते हो ना 3, 4। इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, समझो। आपको जेडबल नीट वाली क्वेश्चन पवन सर पढ़ाएंगे, अभी बीमार इसलिए वो नहीं लेते। लेकिन मैंने आपको 5th चैप्टर लास्ट टाइम इसलिए दिया था कि संडे टेस्ट था, लेकिन स्कूल ने वो शेड्यूल चेंज कर दी। अब आपकी हर संडे वाली जो टेस्ट है वो 1st और 3rd को होगी, और 12th वाली की 2nd और 4th को। मतलब आपको एक बीच में संडे खाली मिलेगा। ओके सर, मतलब वो चैप्टर 5 का इस संडे हो हाँ, जो संडे होने वाला था वो इस संडे होगा। पेपर्स तो मैंने उनको पहले दे दिए थे चैप्टर 5 के एमसीक्यू के, बराबर। वो पेपर इस संडे आपको मिलेगा। मतलब अब आपको 1st और 3rd 2 संडे टेस्ट देना पड़ेगा, 2 संडे खाली मिलेगा। सिमिलरली 12th को 2nd 4th को देना है, उनको 1st 3rd खाली मिलेगा। ओके, और इसलिए 5th की संडे हो जाने वाली थी टेस्ट, लेकिन नहीं हुई, तो अब होगा। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।